हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानकुंज विद श्वेता में आपका स्वागत है। तो कैसे हो आप लोग? आशा करते हो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो ये रहेगा, ये जो सोशल साइंस रहेगा, ठीक है। और ये जो 2019 दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था उसका सेकेंड पेपर 2 सोशल साइंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सामाजिक अध्ययन से। ये देखिए, ये 60 क्वेश्चन रहते हैं फ्रेंड। आप लोगों को पता है कि जो सेकेंड पेपर में होता है, जो सोशल साइंस होता है, मैथ होता है, और ये 60 नंबर के रहते हैं, 60 क्वेश्चन रहते हैं। तो ठीक है, इसका हम लोग 2 पार्ट करेंगे, 30-30 क्वेश्चन का। तो देखिए, ये फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखिए, 31 क्वेश्चन होगा, 31 से स्टार्ट होगा यहाँ पे। तो देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंशोत्थ पर्वत है। ठीक है, भ्रंशोत्थ पर्वत कौन है यही बताना है आपको। तो ऑप्शन फर्स्ट है हिमालय पर्वत, और ऑप्शन सेकंड है अल्पेशियन पर्वत, और ऑप्शन थर्ड है यूराल पर्वत, और ऑप्शन फोर्थ है वासजेस पर्वत। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताइएगा आप लोग कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। और फ्रेंड्स, जो लोग भी इस वीडियो पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और देखिए, ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए एक मॉक टेस्ट के रूप में भी है। तो प्लीज़ आप लोग एक रफ पेन भी लेके बैठिएगा, जिससे आप लोगों का अंदाज़ा लग सके, एक टेस्ट लग सके कि नहीं आप लोग ये 30 क्वेश्चन में से कितना राइट कर पा रहे हो। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप लोग अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को लगाना ही है प्रीवियस ईयर, सारे ही ईयर के क्वेश्चन आप लोगों को लगा लेने हैं। तो ठीक है, ये है इसका। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए, जो भ्रंशोत्थ पर्वत होता है वो इसका राइट हो जाएगा। ये हिमालय पर्वत भी नहीं होगा, और अल्पेशियन, ये तीनों छोड़ करके ये जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड, ये 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, वासजेस पर्वत। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी, देखिए ये कथन में दिया गया है, कथन ए और कथन बी। फिर आपको इसको बताना है कि दोनों सही या दोनों गलत है। आप लोग जान रहे होंगे जो लोग भी एग्ज़ाम दिया है पहले का। तो देखिए, कथन ए में क्या है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक भाग ही दिखाई पड़ता है। तो ठीक है, देखिए इसमें तो ये बात तो सही है, जो अगर हम पृथ्वी से देखते हैं तो चंद्रमा का सिर्फ एक भाग ही दिखाई देता है। तो कथन ए तो सही है। देखिए, कथन बी में क्या है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है, और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। ठीक है, बात दोनों ही सही है, ए और बी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड, देखिए ए और बी दोनों ही सही है। ठीक है, दोनों की व्याख्या भी सही कर रहा है, तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। ठीक है, 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे क्या है? सेकंड क्वेश्चन है कि कायांतरित सेल के बारे में दिए गए ABC कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए, सही विषय जो सही इसका विकल्प क्या है वो आप लोगों को पहले हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। देखिए, ऑप्शन फर्स्ट में क्या है कि अग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये बात सही है कि जो कायांतरित सेल होते हैं, ये जो अग्नेय और अवसादी सेल होते हैं, उच्च ताप के कारण ये कायांतित सेलों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही हो जाएगा ए। और बी में क्या है कि कायांतरित सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव से पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं, ये भी बात सही है। और ऑप्शन सेकंड क्या है कि संगमरमर एक कायांतरित सेल है। तो ये एकदम राइट बात है कि जो संगमरमर है ये कायांतरित सेल ही होता है। ठीक है, तो ए बी सी तीनों ही सही है। तो इस ऑप्शन में क्या है? देखिए, ये ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। ए बी सी तीनों ही सही है। और फ्रेंड, जो लोग भी सीटेट में फर्स्ट टाइम अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो प्लीज़ ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर को देख के घबराएं नहीं कि बहुत लेंदी क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ऐसा होता है, लेकिन ऐसा अगर आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन लेंदी नहीं होते हैं बस। लेकिन आप लोगों को समझने की ये है, अगर आप नहीं समझोगे चीज़ें, क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ेंगे, तो आप लोगों को लगेगा कि नहीं क्वेश्चन बहुत भारी है, मैं नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाते हैं। ठीक है, जो अंतरिक्ष में
से आते हैं और वो वायुमंडल में किस परत पर आने पर जल जाते हैं, उल्का पिंड जो होते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट है मध्यमंडल, ऑप्शन सेकंड है वायुमंडल, और ऑप्शन थर्ड है बहिर्मंडल, और ऑप्शन फोर्थ है समताप मंडल। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा फ्रेंड, प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये मध्य मंडल में आके ये जो हैं ये जल जाते हैं अपने आप। ठीक है, ख़त्म हो जाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट ही इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऋतु प्रवास किससे जुड़ा हुआ फ्रेंड? ऑप्शन फर्स्ट है लोगों के आवागमन से, और ऑप्शन सेकेंड है घरों की पास पास बनावट से, और ऑप्शन थर्ड है एक छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता से, और ऑप्शन फोर्थ है कि ऐसे स्थान जहां बस्तियां विकसित होती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? जो ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है वो किससे जुड़ा हुआ? ऐसे आवागमन से। ठीक है, लोगों के आवागमन से ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थाई पवनों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, देखिए सेम वैसे क्वेश्चन है, कथन दिया गया है और इसको सही या गलत बताना है। तो ऑप्शन जो कथन ए में क्या है कि ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। ठीक है, तो ये पवनें लगातार जो है वर्ष भर निश्चित दिशा में चलती हैं। और ऑप्शन सेकंड क्या है कि कथन सेकंड है कि पश्चिम और पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं। देखिए ये दोनों ही बात, जैसे ए तो सही है, ए सही है और जो बी है वो गलत है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। ये पवनें वर्ष भर लगातार एक ही दिशा में चलती है, ये बात तो सही है, लेकिन पश्चिम एवं पूर्व जो पवनें इनके उदाहरण नहीं है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राज़ील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण है। ठीक है, जो ब्राज़ील के जो कंपोस हैं और वेनेजुएला के उदाहरण है किस बात का है? ऑप्शन फर्स्ट है शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय घास स्थल है, और ऑप्शन सेकेंड है टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के, और ऑप्शन थर्ड है उष्णकटिबंधीय घास के स्थल है, और ऑप्शन फोर्थ है भूमध्य सागरीय वनस्पति के। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्लीज़ आप लोग भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और फ्रेंड अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा होगा और प्लीज़ आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा, वीडियोज़ को लाइक भी करिएगा। ठीक है, तो देखिए जो ब्राज़ील के कंपोज और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण हैं, ये फ्रेंड उष्णकटिबंधीय घास के स्थल हैं। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है कि जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए में दिया गया है फ्रेंड कि जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। ठीक है, तो जलवायु जो वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। और ऑप्शन बी क्या है कि किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई और उच्चवाचक पर निर्भर करती है। ये बात सही नहीं है फ्रेंड। ठीक है, तो इसका ए और बी दोनों ही गलत है। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही कथन वाला है। तो कथन में देखते हैं। कथन ए में है कि यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, और ऑप्शन बी जो कथन बी में क्या दिया गया है कि यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा है? ठीक है, ये कौन सा ऊर्जा कहा जाएगा इसमें दिया गया है। ठीक है, तो ये देखिए ये जो है ऑप्शन में है बायोगैस, और ऑप्शन थर्ड में है प्राकृतिक गैस, ऑप्शन थर्ड में है भूतापीय ऊर्जा, और ऑप्शन फोर्थ में है मूंग। तो देखिए एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है और यह ऊर्जा स्रोत और तब ये जो है
ये ऑप्शन प्राकृतिक जो गैस है प्राकृतिक, यही ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है। ठीक है, जो भारत का शोध संस्थान है वो मैत्री, वो कहाँ पर अवस्थित है, क्वेश्चन में पूछा गया फ्रेंड। तो ऑप्शन फर्स्ट है ऑस्ट्रेलिया, और ऑप्शन सेकेंड है अंटार्कटिका, और ऑप्शन थर्ड है यूरोप, और ऑप्शन फोर्थ है एशिया। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड? देखिए, अगर मैं बहुत ज़्यादा तेज़ भी चल रही होंगी तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा। वैसे अगर आप लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो फिर आप लोगों को एग्ज़ाम हॉल में दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए अगर आप लोग का पहले से ही प्रैक्टिस रहेगा टाइम मैनेजमेंट का तो काफ़ी आसान रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, आप लोग इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अक्सर लोगों के सीटेट के जो क्वेश्चन हैं छूट जाते हैं टाइम की वजह से, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं, पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है और लोग टाइम ले भी लेते हैं। तो आप लोग इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो देखिए, भारत का जो शोध संस्थान मैत्री अवस्थित है ये कहाँ पे है फ्रेंड? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो अंटार्कटिका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? ठीक है, जो निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो खनिज के संदर्भ में सही नहीं है फ्रेंड? तो ऑप्शन फर्स्ट है ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं। ठीक है, ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं। और ऑप्शन सेकेंड है कि इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। तो देख लेते हैं। और ऑप्शन थर्ड है कि ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक प्रवेश में निर्मित होते हैं। और ऑप्शन फोर्थ है सभी खनिज धात्विक होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? पहले आप लोग इसका राइट ऑप्शन बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये सभी खनिज अधात्विक होते हैं, यही सही नहीं है। ठीक है, इसमें नहीं पूछा है फ्रेंड, तो ऑप्शन फोर्थ ही इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलान कीजिए। ठीक है, आपको मिलान करना है, इधर नदी घाटी है और इधर आप लोगों को मिलान करना है कि कौन किधर है। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट हो जाएगा क्या होगा, प्लीज़ आप लोग बताइए। तो देखिए, जो नर्मदा घाटी है वो हो जाएगा आखेट और संग्रहण। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड में। तो पहले हम लोग ऐसे ढूंढते हैं कि ए का जो है वो सेकेंड कहाँ पे है। देखिए यहाँ पे है, देखिए यही सही हो जाएगा। देखिए ए का सेकेंड है और इसमें कहीं ए का सेकेंड नहीं है, तो ऑप्शन थर्ड ही इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, और देखिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो वज्जी है वो आरंभिक गणतंत्र, देखिए बी का फर्स्ट हो जाएगा। तो बी का फर्स्ट में देखिए यही है। और ऐसे करके देखिए जो गारो पहाड़ियाँ हैं वो आरंभिक जो है ये कृषि होता है। ठीक है, तो सी का पाँचवा हो जाएगा। तो देखिए सी का पाँचवा है, आप लोग ऐसे मिला लीजिएगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन थर्ड ही इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि ऐसे ही जो क्या दिया गया है कि नीचे दिए गए कथन ए और बी भारतीय इतिहास के तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कथन है, कथन ए और कथन बी। ए में दिया गया है कि हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसे कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। ठीक है, और कथन बी में देख लेते हैं, लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। तो देखिए जो बी है वो सही है लेकिन ए जो है वो गलत है। तो ए गलत है और बी सही है, तो ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन 19वीं शताब्दी में
नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में है। ठीक है, जो नई लोकप्रिय है उसके भारतीय कला के संदर्भ में है। तो ऑप्शन है कथन में दिया गया है, कथन ए में है कि कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया, अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों का मजाक तथा औरतों को अपने घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई। ठीक है, तो ऐसा कहा गया था। तो ये बात तो सही है कि कई ऐसे कहा गया था। और बी में कहा है कि राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो दोनों ही सही हो जाएंगे, लेकिन इसका व्याख्या सही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन बी ही इसका राइट हो जाएगा। सेकेंड दोनों सही है किंतु व्याख्या नहीं कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए विभिन्न निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। तो किसे माना जा सकता है फ्रेंड? ऑप्शन फर्स्ट है कांगड़ा शैली की चित्रकला, और ऑप्शन सेकेंड है कि गिरनार का शैल अभिलेख, और ऑप्शन थर्ड है पादशाहनामा चित्रकला, और ऑप्शन फोर्थ है मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा, और आप लोग अपने भी रफ में जो सही ऑप्शन आप लोगों को लग रहा है और वो सही हो रहा है तो प्लीज़ आप उस पर भी टिक करिएगा। आप लोग का मॉक टेस्ट भी हो जाएगा। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। ठीक है, जो ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता है कैसे? ऑप्शन फर्स्ट है सरकारी संस्थानों में, तो ऐसा तो नहीं है। और ऑप्शन सेकेंड है कि एक निश्चित फीस लेकर, और ऑप्शन थर्ड है कि साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे, और ऑप्शन फोर्थ है कि वार्षिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था जो साल भर फसल की कटाई के समय छोड़ करके और वो खेत में जब काम करते थे। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि नीचे दिए गए कथन ए और बी 18वीं 19वीं शताब्दियों में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय संदर्भ में है। ठीक है, तो उदय संदर्भ में क्या है? कथन ए और कथन बी दिया गया है। कथन ए में है कि 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। ठीक है, जो 18वीं शताब्दी में लोग थे वो स्वयं को राष्ट्र के राज्य के रूप में देखते थे। ठीक है, और कथन बी में है कि प्रारंभिक 19वीं शताब्दी के लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। ठीक है, 19वीं शताब्दी में ये लोगों को कराया गया। तो देखिए जो ऑप्शन फर्स्ट है ये गलत है और ऑप्शन बी जो है वो सही है। तो ऑप्शन बी सही है और ए गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि BCI का तात्पर्य है, तो क्या तात्पर्य है? ऑप्शन फर्स्ट है बिफोर क्रिश्चियन एरा, और ऑप्शन सेकेंड है बिफोर कॉमन एरा, और ऑप्शन थर्ड है बिफोर सीजर एरा, और ऑप्शन फोर्थ है बिफोर कंटिपरी एरा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए ये सबको पता होगा मे बी कि इसका जो राइट ऑप्शन है ये जो BCI का तात्पर्य होता है इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड हो जाएगा बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम यह आज कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। ठीक है, यह हम कैसे जानते हैं कि जो पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। तो कैसे जानते हैं फ्रेंड? ऑप्शन फर्स्ट है, पहले हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं। उस समय की
कृतियों में इन पक्षियों का विविध लेख हमें मिलता है। ऑप्शन सेकेंड है कि महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। और ऑप्शन थर्ड है कि शुतुरमुर्ग का पर मौखिक स्मृतियां हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अभिलेखित है। और ऑप्शन फोर्थ है कि विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों में इनका वर्णन है। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड, ये हो जाएगा जो महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से इन जो शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, इसी के वजह से पूरा पाषाण युग में हम मानते हैं कि भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। तो ऑप्शन सेकेंड इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ है। ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता का है इसका पतन कैसे हुआ है फ्रेंड, तो ऑप्शन फर्स्ट है कि ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। और ऑप्शन बी में है कि जंगलों का विनाश हो गया। और ऑप्शन सी है सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई। ये बात तो सही है, तो सी तो है, तो आप लोग इससे ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये जो बी है वो नहीं होगा। ठीक है, तो 3 ऑप्शन बचे। और डी में क्या संभवतः नदियाँ सूख गई थी, तो ये भी है, डी भी है कि जो संभवतः है ये नदियाँ सूख गई थी। तो सी और डी ये तो है। और ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है ये बी ऑप्शन ये नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो होगा, मैं ऐसे इसको हटा देती हूँ। देखिए बी को हटा दीजिए, ये होगा सी, ए और डी। ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत क्या है। ऑप्शन फर्स्ट है मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। ठीक है, और ऑप्शन सेकंड है कि बुद्ध की प्रतिमाएं बनाए जाने लगी। और ऑप्शन थर्ड है बोधिसत्वों को नहीं स्वीकारा गया क्योंकि उन्हें अभी भी ज्ञान प्राप्ति करना बाकी था। और ऑप्शन फोर्थ है कि मूर्ति कला के केंद्रों के रूप में मथुरा एवं तक्षशिला का पतन हुआ था। देखिए क्या पूछा गया है कि महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत है क्योंकि जो बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिलजी होगा, खलजी लिखा है ऑप्शन। खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है। ठीक है, तो सही क्या है फ्रेंड, ऑप्शन फर्स्ट है उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार में रहा। ठीक है, और ऑप्शन सेकेंड क्या है कि गंगा में मैदानी इलाके के घने जंगलों वाले क्षेत्र को पहली बार पैठा गया। और ऑप्शन थर्ड है कि दिल्ली के बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। और ऑप्शन फोर्थ है कि जो अलाउद्दीन खिलजी जो और मोहम्मद तुगलक गंगा के मैदानी इलाकों पर जोर ज़बरदस्ती अपना अधिकार लंबे समय तक रख पाए। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। कुछ जो दिल्ली से बंगाल तक जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। ठीक है, इसीलिए जो खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत जो प्रशासन और समेकन के संदर्भ में यही सही है, ऑप्शन थर्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें गलत बताना है। देखिए अगर जो नहीं है, गलत है, ये इस पे आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि देखिए यहाँ पे ऐसे निशान भी बनाया गया है। लेकिन आप लोग बहुत लोग क्या करते हैं कि ये जो गलत है सही है इसका ध्यान नहीं देते हैं और क्वेश्चन लगा देते हैं जो उनका गलत हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो देखिए क्या है, जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत में पहले हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है कि समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। ठीक है,
ऐसा तो कुछ नहीं है कि बहुत कम जानकारी दी है, ठीक है। और ऑप्शन सेकंड क्या है कि अधिकांश जनजाति समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा। और ऑप्शन थर्ड है कि जनजाति लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया है। और ऑप्शन फोर्थ है कि जनजाति समाज अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा है। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो क्या पूछा है, गलत पूछा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें सही है, इसमें गलत जो पूछा है वो होगा अधिकांश जो जनजाति समूहों में लिखित दस्तावेज रखता है, ठीक है। इसको पहले मैं हटा देती हूँ। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया। तो किस प्रकार किया था फ्रेंड, पहले हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश राज्य के हाथ में सौंपकर ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। और ऑप्शन सेकेंड है कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से ज़्यादा सिपाहियों की भर्ती कर। और ऑप्शन थर्ड है कि भूमिहीनों तथा किसानों की रक्षा के लिए नीतियां बनाकर। और ऑप्शन फोर्थ है कि तुष्टीकरण तथा संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा करके। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है इसमें क्या पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया। तो देखिए ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश जो साम्राज्य के हाथ में सौंपकर ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके, ठीक है। उन्होंने यही किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है, ठीक है फ्रेंड। निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है पूछा है। ऑप्शन फर्स्ट है मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव। और ऑप्शन सेकेंड है कि प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया। और ऑप्शन थर्ड है कि जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। और ऑप्शन फोर्थ है कि जनता को मतदान का अधिकार। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसमें पूछा विशेषता नहीं है फ्रेंड, जो नहीं है वो बताना है। तो जो जनता का जो निर्णय निर्माण की प्रक्रिया का प्रत्यक्ष सहभागिता यही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है। तो किस क्षेत्र को कहा गया है फ्रेंड। ऑप्शन फर्स्ट है लद्दाख। और ऑप्शन सेकेंड है अरुणाचल प्रदेश। और ऑप्शन थर्ड है सिक्किम। और ऑप्शन फोर्थ है हिमाचल प्रदेश। तो भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है फ्रेंड। तो ये हो जाएगा लद्दाख, इसी को भारत का जो छोटा तिब्बत कहा गया है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अपील प्रणाली या पौनवार्दिक प्रणाली किसे कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट है न्यायिक सेवा में आवेदन का प्रावधान। और ऑप्शन सेकंड है कि न्याय के आदेश के खिलाफ संसद में अपील का प्रावधान। और ऑप्शन थर्ड है कि राज्य कार्यपालिका प्रमुख का सर्वोच्च अपील अधिकारों के रूप में कार्यरत होने का प्रावधान। और ऑप्शन जो फोर्थ है निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय के अपील का प्रावधान। तो इसका जो राइट ऑप्शन है यही हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। पूछा गया है कि भारत में अपील प्रणाली का पौनवार्दिक प्रणाली किसे कहा जाता है। तो इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है। देखिए फ्रेंड इसमें नहीं, ऐसे क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, नहीं है पूछा है। तो क्या नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है।
तो ये बात तो सही है, लेकिन हम लोगों को नहीं ढूंढना है। ऑप्शन सेकेंड है कि इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। और ऑप्शन थर्ड है कि यह यहाँ कोयला एवं लौह अयस्क जैसे खनिजों की प्रचुरता है। और ऑप्शन फोर्थ है इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदी नदियाँ मौजूद है। तो यही इसका गलत है, जो नहीं है पूछा है। ऑप्शन फोर्थ ही इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है। ठीक है, अफ्रीका के बारे में सही है पूछा है फ्रेंड। तो यह अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो नहीं, सही पूछा है फ्रेंड। ठीक है, अफ्रीका के बारे में सही बताइए। और ऑप्शन सेकेंड है कि यहाँ एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत और मकर रेखा गुजरती है। तो सही है पूछा है फ्रेंड। ठीक है, लेकिन हम लोग फिर भी आगे देखते हैं। ऑप्शन थर्ड है कि गोभी मरुस्थल इस महाद्वीप में स्थित है। और ऑप्शन फोर्थ है कि इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे एशिया से अलग करता है। तो देखिए, अगर मैं आप लोगों को एक टिप बता रही हूँ कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि नहीं फर्स्ट ऑप्शन सही ही है, लेकिन हम लोगों को क्या करना है कि हम लोग को चारों ऑप्शन ही पढ़ने हैं, क्योंकि सी टेट में ऐसा होता है माइनर डिफरेंस रहता है चारों ऑप्शन में से। आपको लगेगा कि चारों ऑप्शन में से सही है, बहुत माइनर डिफरेंस रहेगा। तो ऐसा नहीं करना है कि एक ऑप्शन हम लोगों को सही लगा फिर हम लोग उसी को पढ़ के क्वेश्चन का आंसर दे दें। ये बहुत ही गलत, अगर आप ऐसे करेंगे तो आप मतलब क्वालिफाइड नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो देखिए मुझे जैसे लगा कि ये सही है, लेकिन फिर भी मैं आगे पढ़ी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है। क्यों होती है फ्रेंड? क्योंकि ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। और ऑप्शन सेकंड है कि पवन अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। और ऑप्शन थर्ड है कि पवन बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की ओर बहती है। और ऑप्शन फोर्थ है कि पवन स्थल भागों से लौटकर अरब सागर की ओर बहती है। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या होगा, क्योंकि जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है वो होती है कि जो पवन है वो अरब सागर से जो बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड इसका राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो देखिए ये 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ फ्रेंड, और अगले पार्ट में मैं 30 क्वेश्चन करवाऊंगी। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़, अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरा एक्सप्लेनेशन, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करिएगा। और जो लोग नए हैं तो अगर आप लोग को ऐसे और रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है हर सब्जेक्ट के, प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करिएगा, आप लोगों को मिल जाएंगे। तो आप लोग ऐसे स्टडी करते रहिएगा फ्रेंड, अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर फ्रेंड्स, जय हिंद।